बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। आज सीएम धामी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वो और कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही सीएम कई केंद्रीय नेताओं से भी मिल सकते हैं। सीएम धामी कल दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात है और गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने का प्लान बताया जा रहा है। इसके साथ ही जानकारी इस बात की भी है कि कई और नेताओं से भी वो मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा आज हो सकती है। दिल्ली में सीएम धामी हैं। आज आला कमान से वो मुलाकात करने वाले हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा कई केंद्रीय नेताओं से भी वो मिल सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। जानकारी इस बात की है कि आज कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ पीएम से भी मिलने का उनका प्लान है। जी बिल्कुल जय, अगर बात करें तो कल पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचे थे। उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो तकरीबन 12 बजे वो संसद भवन जाएंगे, जहां पे उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। चूंकि संसद सत्र चल रहा है तो दोनों ही शीर्ष नेता संसद भवन में ही तमाम सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संसद भवन जाएंगे और वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। चूंकि जब दोनों ही बड़े नेताओं से मुलाकात होगी तो एक तो शिष्टाचार भेंट होगी। केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री कि जिस तरीके से उनको दोबारा उत्तराखंड की सत्ता सौंपी गई है, उसके लिए वो तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी तमाम सारे विकास कार्यों को लेकर के चर्चा भी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ही उत्तराखंड में जो तमाम सारे विकास कार्य हो रहे होते हैं उसको लेकर के वो जानकारी लेते रहते हैं और उनकी दिलचस्पी रहती है कि किस तरीके से केदारनाथ में पुनर्निर्माण हो रहा है, चारधाम यात्रा किस तरीके से होनी है और जो इसके साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है तो उसको लेकर के वो बातचीत करते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शाम को मुलाकात होगी और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात फिलहाल तय है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम सारे शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां पे शिष्टाचार भेंट भी होगी। उनका आभार भी व्यक्त करेंगे केंद्रीय नेताओं का कि जिस तरीके से उत्तराखंड के चुनाव में उन्होंने पहुंचकर तमाम सारे लोगों के लिए प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी की फिर से वहां पर सरकार बनी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राज्य के विकास को लेकर के भी चर्चा होगी तमाम सारे नेताओं के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं अविनाश। और अविनाश आगे भी नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। साथ ही साथ उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, स्वास्थ्य मंत्री से हो सकता है कि इस मसले को लेकर चर्चा की जाए। और जब से शपथ ग्रहण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उसके बाद अब जब वो दिल्ली आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कोरोना काल के बाद इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है और इसीलिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार, शासन और मंदिर समिति स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होने वाला है। उससे पहले सरकार प्लान तैयार कर रही है। फुल प्रूफ ये प्लान होगा, क्योंकि लगभग 2 सालों के बाद चारधाम यात्रा सामान्य स्थितियों में होगी। तो जाहिर तौर पर यात्री भी भारी संख्या में पहुंचेंगे। यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कितनी सहूलियत और बढ़ाई जा सकती है इस समय में, इन तमाम विषयों पर लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है, जिस पर मुख्यमंत्री की नजर है। और अब देखिए, आपको बता रहे कि कब कौन सी धाम की यात्रा आप कर सकते हैं।
गंगोत्री धाम सबसे पहले 3 मई को कपाट गंगोत्री धाम के खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को खुलेंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के दर्शन आप 8 मई को कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन आप 6 मई को कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन आप 8 मई को कर सकते हैं। इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन आप 3 मई को कर सकते हैं। यानी कि 3 तारीख से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि लगभग 1 महीने का वक्त बचा है और काफी तैयारियां हैं। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से हो सके और यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, सुगमता से ये यात्रा वो पूरी कर पाए, सफल यात्रा 4 धाम की हो सके, इस पर सरकार का फोकस है। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दे। देहरादून से 3 मई से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा और यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कसी है कमर। डीआईजी ने सभी जिलों के प्रभारियों के साथ बैठक की है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नागवाल ने बैठक ली है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए बैठक में चर्चा की गई है। यात्रा जोन पर नए डेंजर जोन को चिन्हित किया जा रहा है और सुगम तरीके से, सफल तरीके से 4 धाम की यात्रा हो सके, इसकी कोशिश है। और पुलिस महकमे की तरफ से क्या तैयारी है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने बैठक की है, प्रभारियों के साथ हर पहलू पर नजर है। हर तरीके से एक तरफ शासन की बात कर लीजिए, सरकार की बात कर लीजिए या फिर मंदिर समिति की बात कीजिए, हर कोई अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस महकमे की तरफ से तैयारी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे। केदार हेली सेवा के लिए पहले दिन 2140 टिकट बुक करवाए गए। ये बड़ी खबर, सोमवार को 2 घंटे में ही 2140 टिकट बुक किए गए और GMVN के वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग हो रही है। GMVN की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग आप कर सकते हैं। 4 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहले दिन कितने टिकट बुक हुए उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए 2140 यात्रियों ने टिकट बुकिंग करवा ली है हेली सेवा के लिए। 4 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की यात्रा आप 6 मई को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 4 अप्रैल यानी कि कल से बुकिंग शुरू कर दी गई है। 2140 यात्रियों ने अब तक अपनी बुकिंग पहले दिन करवा ली है। आपको बताएं कि GMVN की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। GMVN की वेबसाइट पर जाकर टिकटों की बुकिंग आप भी कर सकते हैं और कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। पिछले 2 साल से कोई किराया बढ़ा नहीं है, तो इस बार भी किराए में इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंच सके केदारनाथ के दर्शन के लिए, इसकी कोशिश की जा रही है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि 3 मई से तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन हेली सेवा को लेकर ये अच्छे संकेत है कि पहले दिन 2140 टिकट बुक हुए। निश्चित तौर पर जया, देखिए जिस तरह से यात्रियों का रुख उत्तराखंड के लिए हो रहा है उससे ये शुभ संकेत है कि इस बार जो 4 धाम यात्रा है बहुत अच्छी होने वाली है। होटल व्यवसाय के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने होटलों में रुकने के लिए नॉमिनेशन करा दिया है। तो ये एक संकेत है कि होटलों के साथ साथ अब हेली सेवा के माध्यम से भी जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। शुरुआती 2 घंटे में ही कल जो GMVN की वेबसाइट पर जिन पे हेली सेवा की टिकट बुक की जाती है उसमें 2140 लोगों ने पहले 2 घंटे में ही बुकिंग कराया है और शाम तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा संख्या हो रही थी, इसलिए साइड में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है। आज विधिवत रूप से जो हेली सेवा की नॉमिनेशन की तमाम चीजें हैं वो आज पूरी तरह से विधिवत रूप से चल सकेंगी और उस साइट को और भी बेहतर किया जा रहा है। तो आज बड़ी संख्या में जो हेली सेवा की टिकट बुकिंग की संख्या है वो बढ़ सकती है और शुरुआती दिन में ही इतनी बड़ी संख्या होना ये केदारनाथ धाम के लिए और 4 धाम यात्रा के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि इस बार जो कोरोना के बाद 2 साल बाद यात्रा हो रही है उसमें बड़ी संख्या में यात्री आ सकते हैं। क्योंकि देखिए हेली जो केदारनाथ यात्रा है वो पैदल मार्ग काफी लंबा पड़ता है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पर यात्री जा सकते हैं सुगम तरीके से, लेकिन जो केदारनाथ की यात्रा है उसमें 14 से 15 किलोमीटर की पैदल मार्ग करना होता है। इसलिए अधिकांश जो लोग हैं वो हेली सेवा के रूप के माध्यम से वहाँ यात्रा करने जाते हैं, इसीलिए संख्या ज्यादा बढ़ रही है। देश से अलग अलग इसमें तमाम लोग इसमें हेली सेवा की बुकिंग करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोमवार को 2 घंटे में 2140 टिकट बुक हुए हैं, ये अच्छे संकेत हैं 4 धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि
क्योंकि आर्थिक रूप से उत्तराखंड को मजबूती मिलती है चारधाम यात्रा से। और ऐसे में जब पहले दिन 2 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों ने टिकट बुक किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भारी संख्या में चारधाम की यात्रा पर लोग पहुंचने वाले हैं। और चलिए अब बात करते हैं आरएसएस के चिंतन शिविर की। उत्तराखंड में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक होने वाली है। रायवाला में ये बैठक होगी। बैठक 11 अप्रैल तक चलने वाली है। इस बैठक में अगले 20 साल की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर मंथन किया जाएगा। इन बैठकों में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के अलावा विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत संघ से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। 7 दिनों की इस बैठक में कार्यों के विस्तार, स्वावलंबन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण समेत कई विषयों से जुड़ी बातों पर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि कल शाम ही संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंचे हैं और आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। ऋषिकेश के रायवाला को इसके लिए चुना गया है। कई विषयों पर मंथन आरएसएस के स्वयंसेवक करेंगे। और आपको बताएं कि मोहन भागवत कल शाम देहरादून पहुंचे थे और आज से ये बैठक शुरू होने वाली है। 11 अप्रैल तक चिंतन शिविर लगाया जा रहा है। रायवाला में ये पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। 20 सालों के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। संगठन के लिए और कितने बेहतर तरीके से काम हो सकता है, आरएसएस के विचार कैसे जन जन तक पहुंचे, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। देहरादून में मौजूद हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो कि पहले दिन नेतृत्व करेंगे। कई विषयों पर चिंतन शिविर में चर्चा होने वाली है। और उत्तराखंड में आज से आरएसएस का जब चिंतन शिविर होगा तो अगले 20 सालों के लिए संघ की कार्य योजना क्या है, क्या रणनीति है, संघ किस तरीके से काम करेगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा नीति है, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और वहीं अब एक खबर उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड पुलिस सिपाही के 1721 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भर्ती के लिए 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन तक कर दिया है और 91,036 महिलाएं जबकि 1,69,000 पुरुषों ने आवेदन किया है। उत्तराखंड पुलिस में करीब 6 साल के बाद भर्ती निकल रही है, जिसके लिए युवा काफी उत्साहित हैं। और देखिए, जो आवेदन आप देख सकते हैं, जो आंकड़ा है उससे आप समझ सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। करीब 6 साल के बाद ये भर्ती निकली है। 1,721 पदों के लिए भर्ती है, लेकिन आवेदन 2,60,000 हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर कल सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के वन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में अलर्ट रहकर वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी निगरानी रखें। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल जी हैं। सर, जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो अब सामने आ रही हैं, सर किस तरह की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। लगभग 7,000 लोग हमने डिफरेंट क्रूज स्टेशंस पे लगाए हुए हैं। हर डिवीज़न में हमारे 15 से 16 क्रूज स्टेशंस बने हैं और हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमने ऐप भी डेवलप किया है IIRS के साथ मिलके, और जो FSI के फायर अलर्ट्स हैं वो भी हम पूरे अटेंड कर रहे हैं और पूरा विभाग इस समय अलर्ट मोड में है और अपरिहार्य स्थिति को छोड़ के कोई छुट्टियां भी स्वीकृत नहीं की जा रही है। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी आज की डेट में कल रात के 12 बजे तक का जो बुलेटिन था उसमें एक ही एक्टिव फायर है। मैं ये नहीं कहता फायर नहीं लगी, बट जो लगी है वो सब बुझा दी गई है। सर, अभी कंट्रोल रूम की बात करें और कुमाऊं में खासकर ज़्यादा घटनाएं आग लगने की हो रही है। अब किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुस्तैद होगा? और क्योंकि चुनौती है, 20 और 21 में तो सामान्य स्थिति जरूर रही है कोविड काल में, लेकिन अब संभावना ऐसी बन रही है कि इस बार वनाग्नि की जो घटनाएँ होंगी वो ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए, अभी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती है। हालांकि हम अपनी पूर्ण तैयारी से हैं और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से हम पूरा इसमें मुस्तैदी से कार्य करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून।
और देहरादून से अब आपको बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहा है तापमान। अगले 5 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट है। देहरादून में इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा। मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि अगले 5 दिनों में तापमान में और इजाफा होने वाला है। फिलहाल अगर ताजा तापमान की बात करें, 32 डिग्री सेल्सियस देहरादून का ये तापमान है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ते तापमान से बढ़ी है गर्मी, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अपडेट कर दिया है कि अगले 5 दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि कैसे संपत्ति को लेकर बड़े बड़े विवाद होते हैं, लेकिन उस उत्तराखंड में जहां कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, वहां एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दिया। ये देहरादून की रहने वाली बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दिया है। इसीलिए हमने राहुल गांधी को अपना नॉमिनी। पुष्पा मुंजियाल ने इस दरियादिली के पीछे खास वजह भी बताई है। हमें मालूम है कि राहुल गांधी की फैमिली ने तन मन धन से अपना पैसा जो है वो देश के लिए लगाया है, तो मुझे और उनको लोग भूल गए हैं। ये वही वसीयतनामा है जिसे अदालत में पेश करते हुए पुष्पा मुंजियाल ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया और कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को सौंप दिया जाए। इसमें 50 लाख की एफडी और 10 तोला सोना भी शामिल है। असली सेक्रीफाइस जिन्होंने किया, कमला नेहरू बीमार थी और पंडित नेहरू जेल में, उनकी मृत्यु हो गई और तब जाकर वो बेचारे खाली मृत्यु के समय पहुंच पाए। तो ऐसे इंसानों की का बलिदान महान है। यही वसीयतनामा मुंजियाल ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके यमुना कॉलोनी में मौजूद आवास पर सौंप दिया। नेत्रहीन पुष्पा इससे पहले भी 2011 में दून अस्पताल को 25 लाख रुपए गरीबों का इलाज करने के लिए मदद के तौर पर दान कर चुकी हैं। हालांकि परिवार पर बोझ नहीं बनने की सोच के चलते पुष्पा खुद आश्रम में रहती हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दें। महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। कांग्रेस 7 अप्रैल को महंगाई के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। 7 अप्रैल को पूरे प्रदेश में धरना कांग्रेस के नेता देंगे, कार्यकर्ता देंगे, एक बार फिर से विरोध जाहिर करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर, कांग्रेस 7 अप्रैल को एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 7 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता धरना देंगे, कार्यकर्ता धरना देंगे। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे।